नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। मैं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं पंचकुला से। पंचकुला में गृह मंत्री अनिल विज पुलिस उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। साथ में आईपीएस अधिकारी अशोक खेमका और पंचकुला पुलिस कमिश्नर हनीफ कुरैशी भी मौजूद रहे। हरियाणा राज्य भंडारण निगम के एमडी संजीव वर्मा की तरफ से हाल ही में पंचकुला पुलिस को आईएएस अशोक खेमका के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने को लेकर पत्र लिखा गया था। सूत्रों की माने तो आईएएस अशोक खेमका की तरफ से एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस में शिकायत दी गई थी, उस पर कार्रवाई नहीं हुई थी, जिसको लेकर अनिल विज ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको सुनाते हैं। मैंने डायरेक्शन दे दी है कि अशोक खेमका ने जो एफआईआर दी है उसको दर्ज किया। मुझे अशोक खेमका जी का मैसेज आया था कि मैंने एफआईआर दी है, उसको दर्ज नहीं किया। यहाँ आम आदमी की एफआईआर दर्ज की, हर व्यक्ति की एफआईआर दर्ज, और एक आईएएस की एफआईआर दर्ज ना हो, ऐसा होना चाहिए। हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के एमडी आईएएस संजीव वर्मा की ओर से बीते कुछ दिनों पहले ही आईएएस अशोक खेमका के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत दी गई थी। उसके बाद अब अशोक खेमका की ओर से हरियाणा पुलिस को ही दोबारा से शिकायत देते हुए कहा है कि उन पर लगे जो आरोप हैं वो निराधार है। वहीं संजीव वर्मा के खिलाफ एक नई शिकायत दी गई है, जिसके बाद अशोक खेमका की ओर से इस मामले की जानकारी हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज को दी गई। वहीं अनिल विज आज पंचकुला के डीसीपी ऑफिस में पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से सवाल कर डाला, जिसमें अनिल विज की ओर से पुलिस अधिकारियों से पूछा गया कि जब एक आईएएस की शिकायत पर मामला दर्ज नहीं हो रहा है तो आम लोगों का क्या होगा, आम लोगों की जो शिकायतें हैं उस पर कितनी कार्रवाई होगी, ये संदेह के घेरे में आती है। जिसके बाद पंचकुला पुलिस कमिश्नर हनीफ कुरैशी और उसके साथ साथ पंचकुला के डीसीपी मोहित हांडा इस समय ऑफिस के अंदर मौजूद हैं। पुलिस अधिकारियों की मीटिंग चल रही है। इस मामले की जो इंक्वायरी है, जो संजीव वर्मा की ओर से शिकायत दी गई थी, उसकी जांच एसीपी विजय नेहरा के पास है। ऐसे में दूसरी शिकायत भी विजय नेहरा के पास भेजी गई है। इस मामले के अंदर अब एसीपी विजय नेहरा जांच करने में जुटे हैं, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, सबूत जुटाए जा रहे हैं। दोनों की ओर से जो जो शिकायतें भेजी गई थी उनके पॉइंट्स को देखा जा रहा है कि किस शिकायत में क्या आरोप लगाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर अशोक खेमका की ओर से जो जवाब दिया गया है, जो पहले आई शिकायत के आधार पर वो कितने तथ्य सही साबित होते हैं कि शिकायत के वो जवाब माने जाएं। अब माना जा रहा ये है कि आईएएस लॉबी के अंदर इन दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के बीच छिड़ी जंग एक चर्चा का मुद्दा बन चुकी है, जो पूरे हरियाणा के अंदर फैल रही है। ऐसे में अब हरियाणा के होम मिनिस्टर इस लड़ाई के बीच आ चुके हैं और अशोक खेमका की शिकायत पर मामला दर्ज करने के लिए कहा है। सूत्रों की माने तो अगले 24 घंटे के अंदर पंचकुला पुलिस दोनों अधिकारियों की शिकायत पर मामला दर्ज कर सकती है। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने आज नवनिर्मित कार्यालय में विधिवत रूप से ज्वाइन किया और गुरुग्राम के तमाम कार्यकर्ताओं, जिला अध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से एक बैठक की और विचार विमर्श किया। 14 अप्रैल को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरु कमल नाम के इस बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया था। गुरुग्राम में नवनिर्मित भाजपा कार्यालय गुरु कमल में आज प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पहुंचे हैं। आज विविध रूप से वो आज यहां बैठना शुरू करेंगे, क्योंकि प्रदेश में इस तरीके के भाजपा के 3 बड़े कार्यालय हैं जहां प्रदेश अध्यक्ष समय समय पर बैठेंगे, और आज गुरुग्राम में उन्होंने बैठना शुरू कर दिया। मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानना चाहूँगा। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का गुरु कमल कार्यालय में आज मैं उपस्थित हुआ हूँ, और मैं काम के नाते तो शायद महीने में अनेक बार आऊँगा, लेकिन कम से कम एक बार इसलिए भी आऊँगा कि जो भी कार्यकर्ता, चाहे वो गुड़गांव का है, चाहे आसपास के जिलों का है या 2 लोकसभा क्षेत्र का है, मुझे मिलना चाहते हैं तो उनके लिए समय उपलब्ध करते रहूँगा। इसी प्रकार से रोहतक और पंचकुला कार्यालय प्रति महीने में एक दिन कार्यालय कार्यकर्ताओं के लिए समय उपलब्ध रखते हुए मिलने का समय जो है निर्धारित करेंगे। मैं अपना स्वयं का भी करूँगा, पार्टी के अन्य पदाधिकारियों को भी कराएंगे, जिससे अधिक से अधिक कार्यकर्ता जब चाहें तब आकर अपने प्रदेश के नेतृत्व से मिल सकें और अपनी बात रख सकें, अपनी बात कह सकें। उसके साथ साथ हमारे
6 मोर्चे हैं प्रदेश में और हमारे प्रकोष्ठ हैं, लगभग प्रकोष्ठ और विभाग मिलाकर जो है 50 अब हैं। तो उनके भी भिन्न भिन्न जो स्टेट हेड हैं वो अपने अपने काम की दृष्टि से इन कार्यालयों पर जिसकी जहाँ की लोकेशन है, कुछ गुड़गांव आधारित हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जो पंचकुला के आसपास उनके मुखिया रहते हैं, कुछ के रोहतक के आसपास रहते हैं, कुछ के अपने जिला कार्यालय भी हमारे अब कुछ कोने वहाँ रहते हैं। तो वो भी उस प्रकार से अपना समय जो है अपना जो उनका सेक्टर है, जैसे किसान मोर्चा है तो किसानों के लिए, पिछड़ा वर्ग मोर्चा है तो पिछड़े लोगों के लिए, एससी मोर्चा है तो एससी समाज के लिए, उस प्रकार का समय उपलब्ध करा के उपस्थित रहें। ऐसे समस्त प्रमुख लोगों का एक टाइम टेबल कि उनकी अवेलेबिलिटी 15 दिन में, साप्ताहिक या मासिक, जैसे भी उनके काम की आवश्यकता है, उनकी समय की उपलब्धता है, उस हिसाब से प्रदेश के सब प्रमुख लोगों का एक चार्ट बनेगा और अपेक्षा की जाएगी कि वो उस समय पर कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध रहें। मीटिंगों के लिए उपलब्ध रहना, काडर के लिए उपलब्ध रहना वो एक अलग विषय है, और कार्यकर्ता के लिए साधारण रूप से उपलब्ध रहना, आज का जो मेरा दिन है वो कार्यकर्ता के लिए, सर्वमान्य कार्यकर्ता के लिए, जो है कार्यकर्ता के लिए, सब कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध रहना। तो भाजपा के 30 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, इसमें तमाम सांसद या फिर मंत्री मौजूद, क्या है कार्यक्रम? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 26 मई को 8 साल पूरे हो रहे हैं। जब 7 साल पूरे हुए थे तो उस दिन हमने 6 लाख लोगों को संपर्क किया था, 3 लाख परिवारों में गए थे। इस बार हमने बड़ा लक्ष्य रखा है कि हम 5 मई से इस अभियान को शुरू करेंगे और इस अभियान को हम 26 मई तक ले जाएंगे और 21 लाख परिवारों को संपर्क करेंगे। 2 लाख परिवारों को संपर्क हम 5 से 25 मई के बीच में करेंगे और जो हमारे बूथ हैं 19,786 जो बूथ हैं, तो 19 लाख से अधिक परिवारों को हम एक ही दिन में सुबह और समय का, शाम का टाइम लगा के, क्योंकि उस दिन का संपर्क केवल स्थानीय है, अपने ही बूथ पर अपनी टीम ने करना है। तो एक ही दिन में जो है 50 घरों को सुबह संपर्क करेंगे तो 50 घरों को, परिवारों को शाम को संपर्क करेंगे। ऐसे 21 लाख परिवारों का संपर्क केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की, हरियाणा की मनोहर लाल जी की सरकार की योजनाओं को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। इस कैंपेन की शुरुआत हम मनोहर लाल जी के जन्मदिन से कर रहे हैं 5 मई से, और इसकी एक तरह से पूर्णता जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 8 साल पूरे हो रहे होंगे 26 मई को होगी। इसी नाते से 30 तारीख को हमने पार्टी के शीर्षस्थ 200 लोगों की, नेताओं की बैठक यहाँ बुलाई है। तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस है वो आपसी फूट के चलते कहीं ना कहीं बिखरती जा रही है, और इसी क्रम में कहीं ना कहीं बीजेपी ने तमाम संगठन को खड़ा किया और आने वाली 30 तारीख को गुरुग्राम में तमाम सांसद और मंत्रियों के साथ एक बैठक जरूर करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीजेपी 5 राज्यों में उनको एक बड़ी जीत मिली और उसके बाद कहीं ना कहीं अब बीजेपी अपने संगठन को और ज़्यादा मजबूत करने की तैयारी में है। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश सैनी के साथ संजय राठौर, इंडिया न्यूज़। चलिए अब बात फरीदाबाद की कर लेते हैं। फरीदाबाद में परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश की आईटीआई को मॉडर्न आईटीआई बनाने के लिए अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग की गई है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने के लिए वो प्रदेश के युवाओं को आईटीआई के माध्यम से कौशल शिक्षा में सक्षम बनाने के लिए लगातार काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश के अंदर 180 सरकारी आईटीआई के अलावा जरूरत के अनुसार आईटीआई खोली जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने बस में परिचालक द्वारा यात्रियों को पानी पिलाते हुए वायरल हो रही वीडियो पर कहा कि ये जानलेवा है, जिसे व्यक्ति कभी भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि जन सेवा करने वाले ऐसे कर्मचारियों को वो सम्मानित कराएंगे। बहुत लंबे समय के बाद हमने मीटिंग बुलाई। कोविड के समय में ज़्यादा आईटीआई में काम नहीं कर पाए। वाले समय कौन कौन सी ट्रेड है उनको हम बढ़ावा दिया जाए, जो बच्चों को रोजगार मिले। और पुराना जो ढांचा है, जो पुराना आईटीआई का, उस पर भी आने वाली पीढ़ी के लिए 21 सदी में नई जो आईटीआई है तक पे है, नई मशीनिस्ट है, लेटेस्ट, इन सब पर हमने चर्चा की। इससे जो स्टूडेंट को लाभ मिले और उद्योगपतियों को लाभ मिले, इसको बढ़ावा कैसा मिले और बच्चे को रोजगार किस तरह। ये अभी 180 आईटीआई हम सरकारी है, बाकी 76 के आसपास हम पे प्राइवेट आईटीआई है। तो मेरा ये कहना है कि आईटीआई होना बड़ी बात नहीं। 180 आईटीआई में कौन कौन सी आईटीआई ऐसी हैं जो सबसे बच्चों को शिक्षित करती है, ट्रेन करती है
और सबसे ज़्यादा काम करती है, उनके लिए हमें काम करना है। सुखवीर नाम का कंडक्टर है जो इसमें जो अपना कंडक्टर है और जो इसमें पानी पिलाने का और पहले से सेवा भाव करता है और सोनीपत डिपो का है। सोनीपत डिपो का आने वाले समय में इससे जो भी रोडवेज के कर्मचारी हो, कंडक्टर हो, ड्राइवर हो, इंस्पेक्टर और जो भी रोडवेज के कर्मचारी हैं किसी भी क्षेत्र में शामिल हुए, इस तरह लोगों को सम्मानित करें। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर कांग्रेस में खींचतान जारी है। मंगलवार को प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल से मिलने के लिए दिल्ली उनके आवास, उनके घर पर पहुंचे। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई दोनों केसी वेणुगोपाल से अलग अलग मिले। आपको बता दें, हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के पार्टी हाईकमान को इस्तीफे देने की अटकलें चल रही हैं, लेकिन कुमारी शैलजा इसे अफवाहें बता रही हैं। वहीं नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन चल रहा है। हरियाणा में कांग्रेस में पिछले 8 साल से संगठन नहीं खड़ा कर पाई है। भूपेंद्र हुड्डा और उनके विधायक कुमारी शैलजा को तवज्जो नहीं दे रही है। पार्टी में कई वरिष्ठ नेता हुड्डा परिवार में भी मैं ही विपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का पद दिए जाने पर एतराज जता रही हैं। इसके चलते पार्टी हाईकमान अभी कोई फैसला नहीं ले रहा है, जबकि हुड्डा खेमा नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पर भी अपना कब्जा चाहता है। सूत्रों की माने तो कुलदीप बिश्नोई के नाम पर प्रदेश कांग्रेस के कुछ नेताओं ने आपत्ति जताई गई। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की तरफ से किसी अन्य नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर विचार करने की भी अपील की गई है। प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल से मिलने के लिए दिल्ली स्थित उनके घर पहुंचे। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई दोनों केसी वेणुगोपाल से अलग अलग मिले। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि वो केसी वेणुगोपाल से मुलाकात से संतुष्ट हैं, काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी अच्छे माहौल में बातचीत हुई और पूरी बातचीत और प्रक्रिया से मैं पूरी तरीके से खुश हूँ। तो दिल्ली में पूरी तरीके से खुश हूं की बात कहते हुए नजर आए कुलदीप बिश्नोई। प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल और संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल दोनों से ही उन्होंने दिल्ली स्थित उनके घर पर मुलाकात की और इसके बाद वो मीडिया के सामने भी आए। कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कहा गया कि मैं पूरी बातचीत से संतुष्ट हूं, साथ ही साथ उनके चेहरे पर एक खुशी भी देखने को मिली। मानो ऐसा लग रहा है कि उन्हें जो चीज वो लेकर गए थे उस पर वो पूरी तरीके से संतुष्ट है। काफी अच्छे माहौल में बातचीत हुई, मैं पूरी प्रक्रिया और बातचीत से खुश हूं, ये कुलदीप बिश्नोई कहते हुए नजर आई हैं। तो अब क्या बात बनी है और किस तरीके से वो खुशी जाहिर कर रही हैं? कुलदीप बिश्नोई साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि अच्छे माहौल में मैं मिला हूं। Everything went very well, and I have been asked not to disclose whatever happened. Everything went fine. That's all I can. लेकिन मेरे एक अभी दिल्ली में अभी कहीं और आप मुलाकात करने जा रहे हैं या अभी आपका दिल्ली दौरा किस तरह से रहेगा? नहीं, अभी मैं दिल्ली में ही हूँ फिलहाल और अभी बताएंगे। बातचीत से आप संतुष्ट हैं? हरियाणा में जो परिवर्तन होना है, क्या आप मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। संतुष्ट है ना? सबको कितने दिनों में फैसला, कितने दिनों में फैसला कब तक हो जाएगा, ये बता दीजिए। फैसला कब तक हो जाएगा? हरियाणा कांग्रेस में संग्राम छिड़ा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि हुड्डा पहले अपने सिस्टम को ठीक करे। गुरुग्राम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बयान हरियाणा कांग्रेस में छिड़ा हुआ है। गृह युद्ध नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले अपना सिस्टम ठीक करे। पूछा तो यही कहा था कि उनके दलित अध्यक्ष को एससी समाज से जो अध्यक्ष आए उनको वो स्वीकार नहीं कर पाए। तो इस नाते से चाहे अशोक तंवर जी का कहो, उनको वो स्वीकार नहीं कर पाए। अशोक तंवर जी को तो बड़े मार पिटाई तक झेलनी पड़ी और अभी शैलजा जी को भी उन्होंने संगठन बनाने का मौका नहीं दिया। ये कांग्रेस पार्टी में किस प्रकार की, मैं कहूँगा कि किसी उसके एक तबके में इस प्रकार की गरूरी मानसिकता, जो परिवार साधारण मतलब उससे आते हैं, एससी समाज से आते हैं, ऐसे हमारी पार्टी में हमने रतनलाल कटारिया जी भी हमारे अध्यक्ष रहे हैं प्रदेश में, सूरज भान जी भी अध्यक्ष रहे हैं, हमारे पिछड़े वर्गों से बहुत सारे अध्यक्ष, कमला वर्मा जी हमारी पहली अध्यक्ष थी। तो सभी समाज के वर्गों को साथ लेकर चलना एक समय कांग्रेस का भी था, मैं कहूँगा कि एक समय था, लेकिन आज कांग्रेस इस प्रकार की हो गई है कि उनके आपसी
जो ईगोज हैं वो ये स्वीकार नहीं करने देते। कैथल के जिला सचिवालय में लोगों को अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। दरअसल लघु सचिवालय परिसर में आने वाले लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। लघु सचिवालय के 3 मंजिला भवन में महज 2 वाटर कूलर हैं जो ठीक से काम कर रही हैं। इसके अलावा 2 जगहों से वाटर कूलर ही हटा दिए गए हैं। लोगों को पानी की बोतल खरीदकर अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है। गर्मी की मार, पानी के लिए हाहाकार, खरीद कर पानी लोग बुझाते हैं प्यास। पानी की सप्लाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी। प्रचंड गर्मी में लोगों का हाल बेहाल है। चढ़ते पारे और आसमान से बरसती आग से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं पानी के संकट की वजह से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। तस्वीरों में दिख रही यह जगह साइबर सिटी गुरुग्राम का सुशांत लोक 2 है। ये लोग पानी के संकट को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। पिछले कई हफ्तों से पानी नहीं आने से इनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है, जिसके बाद ये लोग सड़क पर उतर आए हैं। लोगों का कहना है कि GMDA और DTP विभाग से बार-बार शिकायत करने के बाद भी इस समस्या का कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पानी सप्लाई के पाइप छोटे होने के चलते सुशांत लोक 2 के अंदर पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। पानी का टैंकर खरीदकर गुजर बसर किया जा रहा है। ये मिलेनियम सिटी है, सुशांत लोक फेज 2, जहाँ आज पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। इंफ्रा जीरो हो चुका है, पीने के लिए बिल्कुल भी पानी नहीं है यहाँ पे। हम रीगोस के पास भी जाते हैं तो वहाँ से कोई सलूशन नहीं निकल रहा है। हम JMD के पास जाते हैं तो वहाँ से कोई सलूशन नहीं मिल रहा है। 3 गुना रेट पे हमसे पानी का बिल वसूला जा रहा है। पानी की समस्या यहाँ 10-12 साल से रेगुलर चल रही है और पानी के लिए हमने केस भी दायर किया था और पानी के रेट 3 गुना ज़्यादा बढ़ा दिए। बाकी भी कॉलोनियों से हमने रेट कलेक्ट करके कोर्ट में केस दायर किया था और कोर्ट ने केस हमारे फेवर में किया। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे और ना ही रेट्स बताए हैं। वही ये दूसरी तस्वीर कैथल की है, जहां के जिला सचिवालय में लोगों को पानी नहीं मिल रहा। लोगों को पानी की बोतल खरीदकर पानी पीना पड़ रहा है। कर्मचारियों को अपने पैसों से ही पानी मंगवाना पड़ता है। बहरहाल प्रदेश के कई जिलों के अंदर पानी की भारी किल्लत है। पानी बाकी मूलभूत सुविधाओं से अहम है। इतनी प्रचंड गर्मी में अगर ऐसे ही पानी का संकट रहा तो लोगों का जीना दुश्वार हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो पानी की किल्लत साफ तौर पर लोगों को इस गर्मी में परेशान कर रही है। बढ़ते हैं आगे। यमुनानगर में सरकारी सिस्टम का कारनामा सामने आया है, जहां पर जिंदा लोगों को कागजों में मृत घोषित कर दिया गया है। जिंदा होने के सबूत देने के लिए पीड़ित दफ्तरों का चक्कर काट रही हैं। देखिए रिपोर्ट। हम जिंदा है साहब, सरकारी सिस्टम की बड़ी लापरवाही। जिंदा लोगों को घोषित किया मृत, सरकारी आंकड़ों में दिखाया मृत। जिंदा होने का दे रहे हैं सबूत, सरकारी दफ्तरों के काट रहे हैं चक्कर। हम जिंदा है साहब, जी हां, गुहार लगाते हुए 9 लोग सबूत देने के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगा रहे हैं। सिस्टम की लापरवाही ने इन्हें कागजों में मार दिया है। अपने जिंदा होने का सबूत देने के लिए ये लोग संबंधित विभागों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। ये लापरवाही यमुनानगर के सरकारी सिस्टम की है। ये लोग कोरोना से अपनों की मौत पर मुआवजा लेने के लिए नॉमिनी बने थे। इन्हें 50-50 हजार रुपए का मुआवजा तो मिला, लेकिन बाद में कागजों में मार दिया गया। किसी की पेंशन रुक गई तो कोई सरकारी योजना के लिए अप्लाई ही नहीं कर पाया। पहचान पत्र से नाम कट गया। नॉमिनी के लिए दस्तावेज नगर निगम में दिए गए थे। जिंदा होने के सबूत देने के लिए दफ्तरों का चक्कर काट रहे पीड़ितों का क्या कुछ कहना है, आप खुद सुनिए। इन्होंने क्या किया, मेरा आधार कार्ड नंबर इनके डेड में डाल के मुझे भी डेड घोषित कर दिया नगर निगम वालों, तो उसमें इन्होंने मुझे नॉमिनी का डेड कर दिया। तो पेंशन लगी हुई है, मेरी पेंशन नहीं आई तो मैं पेंशन ऑफिस में गई तो वहाँ पे उन्होंने कहा पहचान पत्र में नहीं है। उसके दूसरे के पास भेजते जा रहे हैं, पर रिस्पॉन्स कोई नहीं है यहाँ पे। उन्होंने AD ऑफिस में मुझे तो कहा गया कि काफ़ी लोगों को उन्होंने आधार कार्ड डेड में डाल दिए, तो कोई कहाँ से कोई पक्का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा और किसी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का, जिम्मेदारी उठाने का कोई हमें गाइडलाइंस नहीं दी। और इसलिए मैं इस मीडिया से अपील करता हूँ, और ये कितनी बड़ी बात है, किसी मृत जिंदा आदमी को मृत घोषित करना, ये बहुत बड़ी गलती है उनकी, जो कर्मचारी अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी। इसलिए मेरी एक विनती है मीडिया से कि मेरी माता जी जो जिंदा हैं
उन्हें एक बार जो उनका नाम फैमिली आईडी में से हटाया गया है उसे फिर से लगाया गया। वहीं मामले में एडीसी रंजीत कौर का क्या कहना है वो भी सुनिए। हमारे पास ऐसे 9 केसेस आए हैं जो जिंदा है लेकिन उनको मृत घोषित करते हैं। जो ये कोरोना के टाइम में जिन पेशेंट्स की डेथ हुई उनका जो रिकॉर्ड है वो सीएमओ ऑफिस में होता है। जैसे ही वो अप्लाई करने जाते हैं जो कंपनसेशन मिलता है तो वो उन्होंने जो हमारे एफडी कार्ड्स थे उन्होंने अपना आधार कार्ड दे दिया, ना कि जो डिसीज्ड थे उनका आधार कार्ड दिया। बस 5 केसेस था, हमने ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिए, ऊपर भेज दिए जिनको वो जीवित दिखा देंगे। 4 लोग हैं जो जिनको हम संपर्क कर रहे हैं, उनसे जैसे संपर्क होता है तो हम केसेस में बनाते हैं। बहरहाल एडीसी साहब ने दस्तावेज सही करने के लिए प्रक्रिया शुरू करने की बात तो कह दी है, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही से संबंधित सभी विभाग के कामकाज पर सवाल उठते हैं। अब देखना है कि पीड़ितों को इंसाफ आखिर कब मिलता है। यमुनानगर से देवीदास शारदा की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। साहब हम जिंदा हैं कहना ही अपने आप में सवाल है और अधिकारियों की लापरवाही पर एक सवालिया निशान खड़े करता है। फिलहाल हरियाणा विशेष में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।